सरकार जो आपात मस्तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, वो सरकार जो मतलब जो पर्सनल लिबर्टी थी, ऐप के जरिए जो लोग अपने आप को व्यक्त कर रहे थे उन पर प्रतिबंध लगा रही थी, वो सरकार जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रही थी, वो सरकार जो देश के संविधान और कानून से ऊपर अपने को कह रही थी, वो सरकार जो मंत्रियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कोई कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश मंत्री को हटाने के बावजूद कोई कार्रवाई जो सरकार नहीं कर रही थी, वो कम्युनिस्ट सरकार थी, वो तथाकथित लिबरल सरकार थी, वो तथाकथित अभिव्यक्ति के आजादी के पैरोकार थे, वो तथाकथित रूप से नागरिक अधिकारों की रक्षा करने वाली सरकार थी। ये हमें जोर शोर से इस बात को कहना पड़ेगा कि वहां कम्युनिस्टों की सरकार थी, और जहां कम्युनिस्टों की सरकार होती है वहां हमें भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। अगर अभी हम लोग लोट हो रहे, क्या कारण है कि अरब स्प्रिंग से लेके, ऐश्वर्या जी आपके साथ हम लोगों ने बहुत बार चर्चा की है इसको, इजिप्ट से लेके, नेपाल से लेके, बांग्लादेश से लेके, श्रीलंका से लेके, पाकिस्तान से लेके, कहीं भी जो आंदोलन होते हैं वो फेसलेस क्यों होते हैं? वो फेस उसमें एक दो दिनों के बाद क्यों आता है? ये जेन जी क्या होती है? जेन जी की ये क्या जो लड़के यहां दिखाई दे रहे हैं जिसको बड़ी सरलता पूर्वक जेन जी का विद्रोह कर दिया गया, अगर उस जेन जी के विद्रोह को देखें तो उसमें उसमें तो सारे प्रकार के लोग शामिल हैं, सारे जो कल भी मैं देख रहा था जब वित्त मंत्री के घर में आग लगाया गया और वहां एक महिला ऊपर चिल्ला रही है तो नीचे बड़े उम्र के लोग भी उसको देखकर तालियां बजा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो कम्युनिज्म की विचारधारा है वो चूंकि ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को नहीं मानती है, इसलिए उसका राष्ट्र में यकीन नहीं है। अगर उनका राष्ट्र में यकीन होता तो उस पार्टी का नाम इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी होता, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नहीं होता, नेपालीज कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी होता, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल नहीं होता। असल में इन लोगों की ये ब्रांचेज हैं, इंडिया में ब्रांच है, नेपाल में ब्रांच है, अफगानिस्तान में ब्रांच है, पाकिस्तान में ब्रांच है, हेड ऑफिस कहीं और है, और वो हेड ऑफिस से गाइड होते हैं, वहां हेड ऑफिस से फंडिंग होती है। आप याद करिए जब भारत स्वाधीन हुआ था ऐश्वर्या, और स्वाधीनता के बाद तेलंगाना में सशस्त्र विद्रोह इन कम्युनिस्टों ने भारत में किया था, तो उसको बाद इन लोगों को क्या हुआ था? इन लोगों को मॉस्को बुलाया गया था, मॉस्को में जाके ये समझौता और हुआ, वहां जाके ये जब हेड ऑफिस से कहा गया तब ये तैयार हुए, तब इनका हेड ऑफिस वहां हुआ करता था, और तब तेलंगाना में सशस्त्र विद्रोह की जो धारा थी, जो विद्रोह का आंदोलन चल रहा था, स्वाधीन भारत के खिलाफ आंदोलन चल रहा था इन लोगों का, उसको 62 के युद्ध में इनकी लॉयल्टी किसकी तरफ थी ये सबको याद है। तुम्हारा चेयरमैन हमारा चेयरमैन नारा किसने लगाया? मुझे याद है। अवधेश दादा आ रहा हूं, अवधेश दादा बोलना चाह रहे हैं। अवधेश दादा, ये चार्ली कर्क, मेरे को नहीं पता आपने इसके बारे में पढ़ा कि नहीं अवधेश दादा, ये चार्ली कर्क नाम का व्यक्ति ये क्या बोल रहा था? ये पूरी सोच है, ये राइट बनाम लेफ्ट है। अवधेश जी। ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो मैं आपका को बहुत ही मतलब साधुवाद देता हूं कि पिछले लंबे समय से विश्व के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है नियो लेफ्ट, उसको आपने अपने तरीके से उठाया है। देखिए, मैं लंबे समय से कह रहा हूं कि विश्व में एक अजीब किस्म का नौ वाम मार्ग शुरू हुआ है। जो पहले के मार्क्स और लेनिनिस्ट थे, कम से कम उनके अंदर अपने विचार को लेकर थोड़ा कमिटमेंट होता था। हिंसा में वो भी विश्वास करते थे, खून करते थे, राष्ट्र की सीमाओं में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उनका कमिटमेंट था। सैकड़ों कम्युनिस्ट लीडर को देश और दुनिया में हमने देखा है जो अपने प्रिंसिपल के लिए काम करते थे, और प्रिंसिपल से हमारी पूरी असहमति थी। हालांकि उसमें हिंसा थी। जब 1917 की क्रांति हुई तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग गाजर मूली की तरह काटे गए। उसी ढंग से जब चीन की क्रांति हुई और सांस्कृतिक क्रांति में तो कहा जाता है कि 3-3.5 करोड़ लोग मार दिए गए। लेकिन इस समय का जो नियो लेफ्टिज्म है, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स, जॉर्ज सोरोस जैसे लोग, अलग अलग पार्टियों के नेता, थिंक टैंक, यूनिवर्सिटी, यहां तक कि मीडिया ग्रुप शामिल है, यह अजीब किस्म का इनका कोई कमिटमेंट नहीं है। यह प्रिंसिपल कोई इनका दुनिया भर में मिलता नहीं है। इस समय जो भी दुनिया में अपने राष्ट्र की बात करेगा, अपने राष्ट्र के कल्चर की, सभ्यता की बात करता है, उसको स्ट्रांग करने के लिए खड़ा होता है, उसके विरुद्ध अजीब अजीब किस्म का दुष्प्रचार शुरू करते हैं। और जैसे ये जो किर्क चार्ली था, इसको भी नाजीवादी, फासिस्टवादी, इसको हिटलरवादी, और अलग अलग तरीके से दुनिया में घृणा पैदा की जा रही है। और इसको फंड व्यापक पैमाने पर हो रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से
लोगों के अंदर झूठ फैला के गुस्से पैदा किए जा रहे हैं। और इसके पैटर्न दुनिया में थोड़े थोड़े मिला के देखेंगे तो एक प्रकार के एक भयानक स्थिति है दुनिया में। ये नौ बामवाद जो है, जिसमें दुनिया भर में खरबपति शामिल है। और जब कोल्ड वॉर का एंड हुआ था तो उस समय कहा था कि इतिहास का अंत हो गया है। उसके बाद से जॉर्ज सोरोस ने दुनिया के 70 देशों में अपनी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन स्थापित की थी। और उसकी अजीब कल्पना है, स्त्री को पुरुष बना दो, लड़के को लड़की बना दो, बाउंड्री खत्म कर दो देश की, शिक्षा ऐसा हो कि वहां नेशनलिज्म का भाव पैदा नहीं हो। वो खलनायक बना रहे हैं और दुनिया अत्यंत खतरनाक मोड़ पर है। इसका कोई लीडर नहीं होता है, किसके अंदर गुस्सा आके किसको मार देगा, कहां क्या कर देगा। भारत में आप देखिए, भारत में जो किसान आंदोलन था उसमें एक पार्ट ऐसा हो गया कि वो लाल किले पर चढ़ गया और ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली में किस ढंग से कोहराम मचाया गया था। और उसके एक नेता ने कहा कि हमसे तो गलती हो गई, हम तो संसद की ओर जाने वाले थे, बांग्लादेश दोहरा देते। एक लड़का अभी जेल में है जिसने कहा कि हम नॉर्थ ईस्ट को काट देते। और नरेंद्र मोदी को लेकर इसमें देश में जो राहुल गांधी जी हैं, मैं लंबे समय से कह रहा हूं कि ये अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट जो उनके सलाहकार हैं, आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा ये जॉर्ज सोरोस और बाकी के पैटर्न पर भारत की राजनीति को ले जाई जा रही है। और ये अत्यंत भयावह परिस्थिति है। दुनिया को अलग से इस पर विचार करना पड़ेगा। हम चार्ली किर्क से असहमत हो सकते हैं क्योंकि भारत के विरुद्ध वीजा नियम पर उसने बोला था, डोनाल्ड ट्रंप से असहमत हो सकते हैं, लेकिन दुनिया में ये नए युवाओं को, नए लोगों को, जिनका कभी आंदोलन का, धरातल का अनुभव नहीं है, उनके अंदर अपने नेताओं के बारे में झूठ फैला के, आखिर हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट दिया था, क्योंकि वो रिपोर्ट क्या था, वो कहां से आया था, वो रिपोर्ट कौन देने वाला था, वो रिपोर्ट को। इस प्रकार से दुनिया भर में जो नेपाल में देख रहे हैं ना, वो नेता सब थे, लेकिन इतना भी नहीं था कि वो सब रावण थे, जिसके बारे में यह स्थिति पैदा करके और सोशल मीडिया से अभियान चल रहा था और फंडिंग हो रही थी। यह पूरी दुनिया में आपको दिखाई दे रहा है। अब ब्रिटेन जैसे देश में पुलिस को हथियार रखने पर है, पहले कुछ नहीं रखते थे। फ्रांस में समस्या पैदा हो रही है, नीदरलैंड में समस्या पैदा हो रही है, बेल्जियम में समस्या पैदा हो रही है। तो यह एक भयानक परिस्थिति है। और इसका एक जो खतरनाक पहलू है सूर्या जी, कि दुनिया भर के जो इस्लामिक पावर, जो फंडामेंटलिस्ट इस्लामिस्ट हैं, वो भी इसके पार्ट में शामिल होकर के और अपने तरीके से दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक डेंजरस सिचुएशन है। और इस डेंजरस सिचुएशन में कोई नेता नहीं है। जो लास्ट मुझे कहना है कि देखिए, लेफ्ट और राइट जो है, फ्रांस की क्रांति से आई थी 1789 में। जब क्रांति के बाद लोग बैठे थे विचार करने के लिए, तो जो लोग लेफ्ट में बैठे थे उन्होंने कहा राजा को फांसी पर चढ़ा देंगे, चर्च खत्म कर देंगे, वो लेफ्ट कहलाए। थोड़ा बचाव में थे, वो राइट कहलाए। तो लेफ्ट और राइट कोई कंप्लीट एक जिसको कहने का यूनिफाइड विचार नहीं है, जिसको एक तरीके से लिया जाए। लेकिन ये जो आपने विषय उठाया है, ये विषय देश और दुनिया के लिए इस समय चर्चा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।